अगर स्पीड ऑफ लाइट c हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g हो और प्लांक कांस्टेंट h हो, तो इन सारे टर्म्स में जो मास की डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। देखो आपने फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें लर्न करी हुई हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि आपको टाइम सेव करना है एग्जाम हॉल में। जैसे 90% बच्चे को याद होगा कि इंडक्टेंस बटे रेजिस्टेंस की बीमा निकालें तो वो टी की बीमा के इक्वल आता है। तो क्या आप यहाँ पे इंडक्टेंस की बीमा रखना पड़ रही है या फिर रेजिस्टेंस की? नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ याद भी करना पड़ता है। सिमिलरली ये डायमेंशनल फार्मूला बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर अभी ये भी बताऊंगा कि ये कैसे आया, लेकिन आपको जैसे और सारी चीज़ें आपने याद करी हुई हैं वैसे ही इसको याद कर लेना। क्या आएगा मास का फॉर्मूला? अंडर रूट c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, h मतलब प्लांक कांस्टेंट बटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आएगा मास का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको सी एच बटे जी, अंडर रूट सी एच बटे डी ये याद था तो आपने देखा c की पावर 1/2 है, h की पावर भी 1/2 है और g नीचे है मतलब g की पावर -1/2 है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर आधी और g नीचे था तो g पे नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो g पे नेगेटिव कहाँ है? इसमें नहीं है। g पे नेगेटिव इसमें नहीं है, जी पे नेगेटिव इसमें, क्योंकि जी नीचे था तो इसलिए सी ऑप्शन राइट हो गया। अब आप कहोगे कि होता कैसे है, तो आपने 12th में ये बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे। इधर आप मास की निकालना तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है m की पावर 0, सॉरी m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। सिमिलरली उधर सारे फॉर्मूले लिखोगे, इन इसका c का इसमें मल्टीप्लाई करके g का इसमें मल्टीप्लाई करके h का, फिर सारी पावर को इक्वेट करोगे, m की पावर को इक्वेट करोगे, इधर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो ऐसे हमें इनकी पावर मिलेंगी। तो इनकी पावर जो है वो आधी आधी मिलेंगी और g की पावर माइनस का आधा मिलेगा, यानी कि ये रिजल्ट आता है। अब आप इसको याद रखना कैसे करा है, ये एग्जाम में करना नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूले का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो सिंपली आप उससे वो ये भी पूछ सकता है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो यू शुड नो, मतलब आपको याद हो ये चीज़ कि क्या होता है, m-1 l³ और t-2। ठीक है, ये हो गया किसका फॉर्मूला? ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में l की पावर 3, ये चीज़ याद रखना कि l की पावर 3 होता है। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें l की पावर 3 होगा। ठीक है, सिमिलरली आप याद रखना कि प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बहुत पूछा जाता है। क्या होता है? m-l t⁻²। ठीक है, ये प्लांक कांस्टेंट का याद हो। ऐसे ही आप एक चीज़ और याद रखना कि जो विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है, श्यानता गुणांक, उसका मात्रक होता है, उसकी बीमा होती है m-l-1 t-1। तो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले मैं कोशिश करूंगा आज आपको रिवाइज कराऊं, लेकिन सभी नहीं करा सकता एक वीडियो में, जैसे इंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का। तो डायमेंशनल फॉर्मूले अब पेपर आने वाला है, एक ग्लिम्स आप जरूर सभी मतलब एक बार नोटिस कर लो कि किस में क्या टेक्निक है। मतलब पूरा अगर याद नहीं भी है, जैसे इंडक्टेंस का है पूरा याद नहीं भी है, जिसे पता है कि लास्ट में a-2 आता है तो 3 ऑप्शन में ये होगा ही नहीं। तो ऐसी टेक्निक जैसे जी का, बड़ी जी का बीमा है, l³ आता है, 3 ऑप्शन में नहीं होता है, 90% केसेस में एक ही ऑप्शन में l³ होता है। तो टेक्निक से डायमेंशनल याद कर लो, इसका राइट आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन भी डैम रिपीटेड क्वेश्चन है। R1 रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है जो एक दूसरे कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल R2 से घिरा हुआ है। अगर इस संयोजन की धारिता किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आंसर आपको याद भी हो शायद। कैसे? क्योंकि पहले से एसोसिएटेड जो V होगा वो क्या होगा, KQ/R1। दूसरे से मैं जल्दी बता दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। KQ/R2, अगर इनका हम डिफरेंस निकालें V1 - V2 करेंगे तो वो KQ कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा R2 - R1, क्या हो जाएगा R2 - R1/R1R2। ठीक है, जो आपको पहला ऑप्शन भी दिख रहा है, लेकिन ये कर मत देना क्योंकि ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस का हमने वो निकाला। क्या? अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछता किसके, के डायरेक्ट, के तो छोड़ दो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए के ही वो रहेगा रेस्पॉन्सिबल, तो वो हो जाता है R2। लेकिन हमसे C की बात करिए और C बराबर होता क्या है, Q/V होता है, यानी कि V के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। तो इसमें धारिता की बात करिए तो ये ऊपर हो जाएगा R2R1/R2 - R1। तो इस चीज़ को अब याद रखना कि R1R2/R2 - R1 सीधा जो कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टली। इसने ये क्लियरली मेंशन किया था कि R2 बड़ी है। क्यों R2 बड़ी है? क्योंकि कहा है R1 का एक सॉलिड स्फीयर है, एक R1 रेडियस का है और उस एक कोसेंट्रिक R2 से घिरा हुआ है। तो R2 से घिरा तब हो पाएगा जब R2 की रेडियस बड़ी होगी, यानी कि तो इसका क्या हो जाएगा R1R2/R2 - R1। अगर एक वायर को स्ट्रेच करके इसका 0.1% इसका लेंथ हम इंक्रीज कर देते हैं तो इसके रेजिस्टेंस में कितने % का चेंज होगा। तो सबसे पहले तो डिक्रीज वाले ऑप्शन दोनों काट दो, क्योंकि आपको पता है कि अगर उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है, अगर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है तो उसका रेजिस्टेंस n² गुना बढ़ जाता है।
वही ये तो रिजल्ट पता ही होगा। जैसे प्रतिरोध कहेगा कि 4 गुना कर दे खींच के, तो जो नया अगर लंबाई 4 गुना कर दे खींच के तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है इनिशियल से 16 गुना। तो ये तो खत्म हो गया कि ये कमी वाला सिस्टम, क्योंकि हमेशा इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस। अब कितना परसेंट इंक्रीज होगा, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन में करा तो बहुत चुका हूँ, लेकिन 0.1% का आप करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर इसको x + y + xy/100 से करोगे तो ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 0.1 मतलब 0.1 प्लस 0.2 मतलब 0.2 प्लस 0, अगर इनका देखोगे तो ये दोनों हमारे 0.2 दे रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा एडिशनल आ रहा है। लेकिन ये उस क्वेश्चन आएगा तो सेम ऑप्शन फ्रेमिंग होगी, इसमें 0.2% का इंक्रीज होता है। कितना? 0.2%। ये थर्ड क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, ज़्यादातर लड़कों के गलत आंसर आए कि AC और EMF के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, तो कौन सा सर्किट पॉसिबल नहीं है? तो देखो LC में भी हो सकता है, केवल L सर्किट में भी और C में भी, लेकिन LR सर्किट में आपका अल्टरनेट करंट और EMF के बीच में जो फेज डिफरेंस है कैन नेवर बी π/2। तो ये गलत बताया था ज़्यादातर बच्चों ने। और कल मैंने क्वेश्चन कराया था, एक बात मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया है, मतलब उसका मैंने पिन कर दिया है कमेंट। मुझसे क्या हुआ था कि उसमें कि पहले एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करा जा रहा था S डिस्टेंस तक, तब आपका 10 जूल पोटेंशियल था, फिर उसको S और मीटर तक करना था, मतलब अब 2S तक करना था, तो वर्क डन पूछा था। तो 2S करने पर अगर अब आप वो निकालोगे आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो वो x² की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो वो तो 40 आएगा पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड कंडीशन में। लेकिन उसने वर्क डन पूछा था, वर्क डन होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 40 - 10, यानी कि 30 उसका राइट आंसर था। मैंने पिन कर दिया था, स्टिल बहुत सारे बच्चों ने गलत बताया, इसलिए मैंने इसमें बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, एक 20 मीटर हाइट का एक सिलिंड्रिकल टैंक है, वो फिल्ड विद वाटर है फुल्ली, ठीक है। पात्र के बॉटम में, उस टैंक के बॉटम में एक दम समीप मतलब एक होल कर दिया है, तो उससे निकलने वाले लिक्विड का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? तो देखो टॉरिसोली की जो प्रमेय है उसने जो है द्रव ऐसे अगर बॉटम में उसके में एक होल है, यानी कि हाइट कितनी है उसके लिए? हाइट 20 है। और अगर हाइट गिवन है और नीचे होल करके उसका वेलोसिटी, लिक्विड का निकलने वाला वेलोसिटी अगर निकालना हो, तो अकॉर्डिंग टू टॉरिसोली हम क्या कर सकते हैं? सीधा √2GH। आपको जी पता रहता है 10 होता है जी का मान, और h का मान आपको रख देना है कितना? जितना हाइट गिवन है। तो 2 × जी का मान 10 और हाइट कितनी है? 20। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 400 का वर्गमूल लोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका जो उसका द्रव का बहिस्राव। अगर किसी निश्चित ताप पर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक गैस ऑक्सीजन है, उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है 460 मीटर पर सेकेंड है, तो इसी टेम्परेचर पर हीलियम में जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड होगी वो कितना होगी? अगर दोनों गैसेस को आइडियल गैस कंसिडर करना है। तो इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई जरूर कर लेना। जो आपका वेलोसिटी होता है वो क्या होता है गैसेस में? √γ/RT/m, ठीक है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, यानी कि गामा अफेक्ट करेगा, जो कि मोनोटॉमिक के लिए अलग होता है, डाइटोमिक के लिए अलग होता है, और उसका मोलर मास अफेक्ट कर सकता है। यानी कि आप इसको, मैंने आपको एक हिंट्स दे दी कि आपको करना कैसे है, बाकी अब तो आप कर सकते हो रेशनलाइज करते करके कि क्या हो जाएगा? γ1/γ2 इनका जब निकालोगे तो m2/m1, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यही तो हो जाएगा v1/v2। अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है। गामा मोनोटॉमिक के लिए कितना होता है? गामा का फॉर्मूला होता है 2 + 1/f। अब मोनोटॉमिक मतलब एक परमाणु, तो हीलियम एक परमाणु है, हीलियम के लिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, यानी कि γ2 की जगह पे 5/3 रख देंगे। O2 आपका डाई एटॉमिक है, उसके लिए फ्री डिग्री 5 होता है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/5 रखेंगे। मोलर मास यहाँ पे आप m1 का रखोगे, किसका? हीलियम का 4, और m2 मतलब ऑक्सीजन का रखो, m2 ऊपर रखना है, मतलब हीलियम का ऊपर रखना 4, और O2 मतलब ऑक्सीजन का 32। तो इनको फर्दर जब कैलकुलेट करोगे, अब मैंने आपको बता दिया कि करना कैसे है। कैलकुलेशन पे वैसे भी मैं फोकस कम करता हूँ, तो इसका आएगा 1420, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, v1 की जगह पे आप रख देना कितना? 460, 1420 आएगा। 7वां क्वेश्चन है, अगर एक परमाणु यानी कि मोनोएटॉमिक गैस है, उसके लिए गामा कितना होता है? 5/3। तो उसके एक मोल को, मतलब उस गैस का हमने एक मोल लिया। एक डाई एटॉमिक गैस है जिसका गामा 7/5 है, उसका भी एक मोल लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर का गामा क्या होगा? देखो है ना अच्छा क्वेश्चन। तो मैंने बताया होगा आपको शायद कि मिक्सचर का और एक काम करना, अभी पॉज करके एक बार ज़रूर बताओ कि क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी कराया है पास्ट में। तो मिक्सचर का जो गामा होगा वो होगा N1 γ1 + N2 γ2/m
N1 प्लस N2, जहाँ पे N1 और N2 उन गैसेस के इंडिविजुअल मोल हैं। जैसे इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो N1 N2 की एक एक मान रख देंगे। हो सकता है एक किसी गैस के 2 मोल हो तो N1 का मान 2 रख देंगे। बाकी अब इसको कैलकुलेट करना है। अब 1 मोल, ठीक है, और गामा 1 मतलब उसके लिए 5/3 था, प्लस N2 भी 1 मोल है, उसके लिए गामा है 7/5 बटे दोनों का N1 N2 मतलब उसका 1 मोल और इसका 1 मोल। कैलकुलेट कर लो। इधर एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा। इधर इधर आपका 25 होगा और इधर 21 होगा। 25 में जब 21 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 46। ठीक है, तो 46/15 हुआ। मैं इसको कट करके लिख दे रहा हूँ, 46/15 और नीचे 2 भी था, तो 46/15 का 2 में गुणा होगा 30 हो जाएगा। 46/30 कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 23/15 है, तो 23/15 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर जल में बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के पथ पे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को 15 मिनट में पार करती है, तो फिर नदी के जल का वेलोसिटी क्या होगा। इसको मैं फिगर बना के बता दूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे में आप जब डाउनलोड कर लोगे तो फिर डिफेंस कैटेगरी चूज करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे एडुकेटर हैं जो आपको फ्री क्लासेस भी देते रहते हैं और पेड क्लासेस भी देते रहते हैं, तो आप अनअकैडमी पे जाके पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे कोई पेड कोर्स खरीदते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, लक्ष्य12। जब आप लक्ष्य12 वहाँ पे यूज़ करोगे तो किसी भी कोर्स पे आप पे को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि नदी है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर ही अगर जाएगा वही तो शॉर्टेस्ट हो सकता है। तो ऐसे जा रहा है, अगर बोट है, ठीक है, अगर बोट का स्पीड मान लो इधर की तरफ बोट का स्पीड है, ठीक है, बी मान लेता हूँ, लेकिन इधर क्या वो जा पाएगा, नहीं, क्योंकि नदी का वेग उसको इधर की तरफ लग रहा है, नदी का जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो इधर आपका क्या चल रहा होगा, वी आर रिवर का मान लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा वही तो आपका वेलोसिटी यहाँ पे फाइनली वर्क करेगा, और ऐसा कर्व बना के वो पार कर पाएगा। तो अगर इधर v वेलोसिटी लगा रहा है, इधर रिवर लगा रही है, तो इधर जो रिजल्टेंट होगा वही तो वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे और ऐसे वो पार कर पाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, √v रिवर का स्क्वायर प्लस v बोट का स्क्वायर। बस यही यहाँ पे समझना था। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दो। अब चाल में कौन सी चाल में रिजल्टेंट चाल कौन सी, v का स्क्वायर प्लस v आर का, रिवर का और बोट का स्क्वायर, यही तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। चाल बराबर डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर बटे समय कितना लग रहा है, 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 15/60 करोगे तो 1/4 घंटा आएगा, तो 1/4। अभी 4 ऊपर जाएगा, दोनों बच्चों का वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। वी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस वी रिवर का हमें फाइंड करना है, बराबर आपका 4 का वर्ग 16, तो 25 उधर जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब उसका वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, यानी कि रिवर का स्पीड कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यानता गुणांक, मैंने बता भी दिया है विस्कोसिटी को। और एक बात और बताऊं कि अभी क्या है कि पेपर आपका होने वाला है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार फिजिक्स की मैराथन या ये वो, मैं सब कुछ करा सकता हूं। मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट मी, ऐसा कोई फिनोमेना नहीं बचा है फिजिक्स की 12th और 11th की बुक में जो मैंने इस चैनल पे नहीं कराया है। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ लिया है, आप दिन में कितने वीडियो। बच्चे ऐसे भी हैं हमसे कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं जो रोज़ मेरे 20 वीडियो देख रहे हैं, कभी 15 वीडियो। तो सिलेक्शन उनका होगा जो बस डिमांड करते रहते हैं कि मैराथन। यार बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बस मैं वीडियो, अब मैं फिर आप कहोगे कि बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो आप रेगुलर क्यों वीडियो डाल रहे हो, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। रोज़ मैं 4-5 ऐसे कॉन्सेप्ट बताता रहूँ, इसके थ्रू आप लोग इनका रिवीजन तो करते ही रहो, साथ साथ पीछे की चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पे बताया श्यानता गुणांक, क्या मैंने बताया नहीं था, मैं 10 बार बता चुका हूँ, लेकिन ये वीडियोस आपके लिए रिमाइंडर हैं कि आप किस तरह के क्वेश्चंस और पढ़ो, किस तरह के टाइप आपके छूट रहे हैं, किस तरह का रिवीजन आपका छूट रहा है। तो बस यही कोशिश है मेरी। जैसे श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी, ml-1 t-1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी बस यही कहूँगा कि लास्ट टाइम पे जब कोई भी एग्ज़ाम आपका होने वाला होता है तो उस समय पे हमें नई चीज़ें कम से कम पढ़नी होती हैं, और जो चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं उनको हमें अच्छे से रिवाइज़ करना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इसी बात से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन देखते हैं वो उनने पढ़े तो होते हैं लेकिन उनका रिविज़न नहीं किया होता है।
तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा एक भी क्वेश्चन हो जो बाद में आप पछताना पड़े कि यार मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता तो वो क्वेश्चन मेरा ना छूटता। तो नई चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है जो आपने अभी तक एक साल पढ़ा हुआ है, मेहनत करी हुई है, उसको जो आप भूल गए हो थोड़ा बहुत तो उसको रिवाइज कर लो। सिमिलरली मैथ के भी फॉर्मूले याद कर लो, इंग्लिश में भी जो वन वर्ड होते हैं सिनोनिम एंटोनिम वो सभी अब याद कर डालो।